हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 खत्म कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो आसान आसान से एमसीक्यूज हैं, एक दो हैं जिसमें जरा थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी ये। तो आपने एमसीक्यूज देख लेने हैं और फिर अपनी बुक में मार्क कर लेना है और उसको याद भी कर लेना है। मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो समझ तो उसी वक्त आएगी जब आपने लेक्चर्स लिए होंगे चैप्टर्स के। लेक्चर्स लिए होंगे तो फिर ही आपको ये एमसीक्यूज होंगे, लेक्चर्स नहीं लिए होंगे तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो जाहिर सी बात है, हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो सारे लेक्चर्स जो हमने पढ़े हैं उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो यहाँ पर अब हम एक वीडियो में नहीं ना पढ़ सकते। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो तो फिर मैं एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकता हूँ आपको इस लेक्चर में, ताकि आपको एमसीक्यूज को सर तक समझ आ जाए। अगर प्रॉपर तरीके से समझने हैं तो फिर आप लेक्चर्स ले लें इसके पुराने वाले, जो चैप्टर्स के हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 के, तो फिर ये एमसीक्यूज भी समझ आ जाएंगे। तो हम चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर मैं आपको बैठ के ये नहीं बताऊंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। लेक्चर्स लिए हुए तो हर लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको ये बताया हुआ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। तो मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा। पहले बात पूरी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू ब्रेक द बॉन्ड H2 एंड Cl2। H2 और Cl2 के जो है ना, ये बॉन्ड्स टूटे हैं। ऑब्वियसली ये बॉन्ड्स टूटे हैं इनके। H और H इस तरह कनेक्ट होंगे ना कोवलेंट बॉन्डिंग से, और Cl इस तरह कनेक्ट होगा। ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड टूटे हैं, फिर जाके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है जब प्रोडक्ट बना है। अच्छा, बात अब वो ये कर रहा है, वेयर डज द एनर्जी कम्स टू ब्रेक द बॉन्ड। ये बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आई है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सनलाइट से आई है, तो हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस ऑप्शन बी देखेंगे फ्रॉम सनलाइट और आंसर लगा देंगे अपना। चलते हैं अगले की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी ना जो वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की वो बहुत कम है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन ओवरव्यू दे दूं आपको। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा हो, तो इस तरह की जो एनर्जी है मिनिमम अमाउंट में जो चाहिए हो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। डिटेल से बातें की हैं इसके बारे में मैंने लेक्चर में, तो आप आंसर के सुन भी सकते हैं। बहरहाल ऑप्शन ए की तरफ जाएं तो इसकी लीस्ट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है ना बहुत ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटने हैं और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूटने हैं, और उसके बाद फिर जो है ना ये बॉन्ड्स टूटने में ही एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए हो जाएगी। तो हमें जब एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी जिन्होंने इस रिएक्शन को स्टार्ट करना है, तो वो जब ज्यादा होगी तो फिर हम किस तरह बताएंगे कि ये लीस्ट वैल्यू यहाँ पर किस तरह आएगी? ठीक है ना, यहाँ तो लीस्ट नहीं बन सकता इसमें। ऑप्शन बी है मेरी बन सकता है, क्योंकि इसके बिना कोवलेंट बॉन्ड है तो वो तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी जो है ना वो बड़ा सिंपल सी नजर आ रही है कि NaCl और AgNO3 के दोनों सॉल्ट्स हैं, और लिखा हुआ भी है कि वो एक्वियस फॉर्म में है। अब एक सिंपल सी बात याद कर लो कि जब एक्वियस फॉर्म में कोई भी सॉल्ट्स होते हैं ना, तो उनके लिए उनके लिए टूटना, उनके बॉन्ड्स का टूटना बड़ा इजी हो जाता है। जब उनके बॉन्ड से टूटना इजी हो जाएगा तो फिर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है ना हमारा ये है करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी की तरफ मैं नहीं जा रहा, फिर वही कोवलेंट बॉन्डिंग का जिक्र है, वो तोड़ने में इनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो ये सबसे मुनफरिद जो था ना इसमें ऑप्शन सी था, तो वो हमने इसका आंसर लगा दिया। AgCl बना रहा है, वो प्रेसिपिटेट्स बना देगा इसके NaNO3, वो एक्वियस फॉर्म में पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा MCQ नंबर 2 का। फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब याद करो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो आपको याद होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट सिस्टम के अंदर दाखिल होती है। अगर हम बात करें ना हाइड्रोजन का किसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होना, तो कहता है कि कौन सा फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड, इन चारों में से कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड ऐसा है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा, मैं ऑप्शन A B C और D देखूं, उसमें भी मुझे हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है, हेलोजन भी नजर आ रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड सब में नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ना, अगर हम सीरीज में जाएं, अगर हम प्रोडक्ट टेबल में बात करें, प्रोडक्ट टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम आए 17 ग्रुप में जो कि हेलोजेंस का होता है, 17 ग्रुप हेलोजेंस का होता है ना, ये चैप्टर नंबर 3 में हमने बातें की नहीं सारी है, याद करें। तो उसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, आयोडीन जो है ना, ये ऑप्शन डी की तरफ अगर मैं जाऊं, आयोडीन ना ग्रुप में नीचे है। जब आयोडीन ग्रुप में नीचे है, अच्छा एक मिनट के लिए इस बात को मैं पॉज करता हूँ, इसका जो रिएक्शन होगा ना वो लिख लेते हैं हम जरा किस तरह होगा। H2 + X2 2HX। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है, तो ये बनाएगा। अगर मैं इसको करूं H2+ हेलोजन X की जगह मैं आयोडीन लगा दूं, I2 लगा दूं, ये 2HI बन जाएगा। ऐसे ही है ना।
अब मैं आयोडीन ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो ग्रुप में नीचे है, ग्रुप में जब नीचे है तो इसका साइज बड़ा है। अच्छा, साइज बड़ा होने का क्या फायदा होगा? अगर हम बात करें ना पहले रिएक्टेंट्स वाली साइड पर, तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। आयोडीन की बात कर लेता हूँ अगर मैं, आयोडीन और आयोडीन का अगर बॉन्ड बनता हो, तो साइज बड़ा होने की वजह से ना इनका बॉन्ड जो है ना वो वीक है। ठीक है, वीक बॉन्ड, बॉन्ड वीक है। ठीक है, जब बॉन्ड वीक है तो ये अपने अंदर क्या करेगा, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर। एनर्जी स्टोर क्यों करेगा? जब ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा तो जिसकी बिना पर इसका ये जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर करके बॉन्ड ये टूटेगा। और फिर जो इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की होगी ना, जब हम प्रोडक्ट वाली साइड में बात करते हैं, प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब और हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर इस एरिया में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो जो है इसकी जो एनर्जी है, इसने जो एनर्जी अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद रिलीज करनी है, वो एनर्जी की अमाउंट अब कम होगी, वो एनर्जी की अमाउंट अब कम होगी एज कंपेयर टू जब आयोडीन और आयोडीन की बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे। ठीक है, तो ब्रेकिंग की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉर्मेशन की एनर्जी। तो ब्रेकिंग में जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग में से, और फॉर्मेशन में एनर्जी को रिलीज किया जाता है। तो इसकी बिना पर हम कहेंगे कि ओवरऑल अगर हम प्रोसेस की बात करें ना, तो सिस्टम में, पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी आई है। ठीक है, पूरे सिस्टम में एनर्जी दाखिल ही हुई है। सही है ना? तो अगर दाखिल भी हुई है और निकली भी है तो दोनों को कंपेयर कर लें, एंथैल्पी चेंज निकाल लें, तो ओवरऑल जो है ना ये एंथैल्पी जो है ना इसका आएगा हमारे पास एंडोथर्मिक की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी बिना पर हम कह देंगे कि एच आई जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये बातें समझ नहीं आ रही तो फिर ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन वाला जो लेक्चर जो हमारा था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला, वो जाके देख लें, तो वहां पर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी मजीद। चलते हैं जी हम इस पे ऑप्शन नंबर 4 पे, कहता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कि यहाँ पर मैंने देखा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ना एनर्जी बन रही है जो कि ना एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एटीपी, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एटीपी, इथेनॉल, यहाँ पर ना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था। ठीक है, CO2 होना चाहिए था। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है ना वो कुछ हद तक ठीक है, अगर यहाँ पर CO2 होता इंस्टेड ऑफ H2O। तो मैं ये जो MCQ नंबर 4 है ना यहाँ पर लगा रहा हूँ बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, ये कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। H2O तो किसी भी केस में बन ही नहीं सकता। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ के भी आ चुके हैं, आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का हमारा, तो वहां पर H2O तो कहीं नहीं बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एटीपी बन रहा है और इथेनॉल बन रहा है। तो फिर ऑप्शन सी कुछ हद तक ठीक हो सकती है अगर H2O की जगह CO2 होता। बहरहाल ये MCQ मैं अब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है कि क्या हुआ इसको, ये नहीं बनती बात। चलते हैं अगले पे, विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरह के ग्राफ्स ना हम देख चुके हैं, जो इस चैप्टर का जो लेक्चर था ना एनारोबिक से पीछे वाला, ये देखो ये ग्राफ्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये ग्राफ सारे मैंने समझाए थे आपको डिटेल से इस लेक्चर में, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस में। ठीक है, अब इसी बातों को अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, समझ है इस चीज की, तो इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है कि जहां पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हो प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट्स के अंदर। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ पर ना ये इनके दरमियान में जो है एक्टिवेशन एनर्जी का फासला बहुत ज्यादा है। इसमें भी देखें आप, ये तकरीबन जो है ना ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, ये यहाँ पर रिएक्टेंट्स होते हैं और यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें ना तो इनकी जो इंथैल्पी का डिफरेंस है ना वो तकरीबन कुछ भी नहीं है, इनके बराबर है ये। तो लेकिन ना यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इसमें बहुत फर्क है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये भी ग्राफ जो है ना इसके, ये भी तकरीबन यहाँ पर है, इसकी भी डेल्टा एच में फर्क और एक्टिवेशन एनर्जी में भी बहुत फर्क है। लेकिन ये ऑप्शन डी भी अगर हम आए ना, यहाँ से अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं, अगर यहीं पर जाके प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होगी है, इसका मतलब है कि यहाँ से अगर ये रिवर्स आना चाहे ना तो बड़ी आसानी से रिवर्स आ जाएगा। इसको रिवर्स आना मुश्किल होगा फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ, इसको और मुश्किल होगा और इसको तो और ही मुश्किल होगा। तो ये जो ऑप्शन डी है ना वो बहुत बेहतरीन लग रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ आना इसके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना, बड़ा आसान सा ट्रिक था, इसको याद कर लो बस।
ना एक्टिवेशन एनर्जी ना ट्रांजिशन स्टेट, किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो ये ग्राफ में ना ये प्रोडक्ट्स शुरू शुरू में ही बन गई, तो शुरू से वापस पीछे आना आसान है या फिर नीचे जाके दोबारा ऊपर आना आसान है, खुद सोच ले और खुद जवाब देते हैं इसका। चलते हैं आगे। व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्टोथर्मिक। केमिकल रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक होता है ना, तो एक बात तो यार बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास जो इंथैल्पी का आंसर है ना वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहती है। इट शोज दैट द बॉन्ड विच ब्रेक्स आर वीकर, बॉन्ड्स जो कि टूट रहे हैं वो वीक हैं, देन द बॉन्ड दोज आर फॉर्म। ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक है इसकी। ठीक है, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ना अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले लेक्चर्स को याद करें ना, तो वहां पर हमने यही बात की थी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो और बॉन्ड एक सेकंड कुछ मिक्स हो रहा है, बॉन्ड विच ब्रेक्स आर वीकर, जो बॉन्ड टूट रहे हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड में वो वीक हो, और बॉन्ड जो के फॉर्म हो रहे हैं बन रहे हैं, ठीक है, उनकी निस्बत। तो एक्सोथर्मिक में यही होता है, हमारे पास जब प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज भी होती है। तो जो ऑप्शन ए है ना, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जिसकी बिना पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ए ऑप्शन है वो ठीक लग रही है। चलें फिर आगे। ये बात ना आपको समझ आ जाएगी अगर आप एक्सो और एंडो वाला जो लेक्चर है ना मेरा, उसको काफी डिटेल से बातें की थी उसमें हमने, वो अगर एक बार सुन लें तो ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। अब इस वीडियो में पूरा लेक्चर तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता, 1 घंटे की वीडियो थी वो। तो चलते हैं अब हम आगे। व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स द टेम्परेचर इंक्रीज। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मिला तो इन्होंने रिएक्शन बनाया जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाई, तो यार जो भी स्पेलिंग है लिख लेना, आप स्पेलिंग नहीं समझ आ रही मुझे अब इसकी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अच्छा, उसके केस साथ साथ ना एक चीज और भी होती है कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि वो हीट एनर्जी ना एनवायरनमेंट में यानी कि सराउंडिंग में शामिल हो जाएगी। जब इस तरह होगा तो फिर हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, पहली बात तो हमारी हो गई। तो ऑप्शन ए और बी तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर एंडो एंडो लिखा हुआ है। ऑप्शन सी पर है एक्सोथर्मिक विद अ पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज। एक्सोथर्मिक का जब भी आंसर होता है ना तो एंथैल्पी का हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो एक्सोथर्मिक विद इन नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, तो ऑप्शन डी का आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक ही लग रहा है, बस चलते हैं पर आगे। आगे कहता है जी, द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज 412 किलो जॉल पर मोल, which of the following process will have enthalpy change close to 412 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड टूटने की एनर्जी है 412। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव एंथैल्पी चेंज क्लोज टू। अच्छा अच्छा, इन चारों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन ऐसा होगा जिसकी जिसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू वो 412 के करीब करीब है। गौर करें, अगर एक एक CH बॉन्ड टूट रहा है ना तो इतनी एनर्जी, इतने अमाउंट में एनर्जी की बात हो रही है, 412 किलो जॉल पर मोल की। ठीक है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक CH बॉन्ड की वो है 412। यहाँ पर देखें, इस पूरे चारों रिएक्शंस में देखते हैं अगर हम कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी वैल्यू 412 के करीब करीब आएगी। अगर हम ऑप्शन ए पे जाते हैं तो वो लिखा हुआ है CH4C+2H2 बन रहा है, C+2H2 बन रहा है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड टूटे हैं, कार्बन के ना इस तरह हाइड्रोजन से लिंक होता है वो, हाँ, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड्स टूटे हैं। तो हम 412 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, पता नहीं क्या आंसर आ जाएगा, बहुत ही बड़ा आंसर आ जाएगा। तो 412 के करीब करीब कुछ भी नहीं आ रहा। चलते हैं हम अगली वाली बात पर। ये पहले ऑप्शन तो गलत हो गई। CH4 रिजल्टिंग बन रही है C+2H2, यहाँ पर भी 4 टूटे हैं तो ये भी नहीं बन सकता 412 के करीब करीब। CH4 यहाँ पर भी इसने 4 एटम्स तोड़े हैं तो ये भी नहीं बनता। CH4 CH3 और एक हाइड्रोजन, इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन तोड़ा है। ठीक है, इन चार में से सिर्फ एक हाइड्रोजन टूटा है, एक हाइड्रोजन अलग हुआ है। तो सी में से एक हाइड्रोजन जब अलग होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी 412। तो करीब करीब आंसर आ गया, बल्कि करीब क्या आ गया, वही आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर द O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आर 146 एंड 149 किलो जॉल पर मोल। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल समझ लो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि ये जो HOO और H लिखा हुआ है, यहाँ पर ना हमारे पास बॉन्ड चेक करें बस आप यहाँ पर,
ओ और एच के दरमियान में एक बॉन्ड हो गया, ओ और एच के दरमियान में दो बॉन्ड हो गए, दो बॉन्ड्स हो गए हैं। ओ और एच के दरमियान में कितने बॉन्ड्स हो गए हैं? दो बॉन्ड्स आप कह दें, ठीक है। और ओ और ओ के दरमियान में कितना हुए हैं? ओ और ओ के दरमियान में हुए हैं एक बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट वाले साइड पे? ये वो बॉन्ड है जिन्होंने ब्रेक होना है, ठीक है, जिन्होंने ब्रेक होना है। ये वाले जब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें ना, तो ये वाले कौन से बॉन्ड है जिन्होंने ब्रेक नहीं होना बल्कि जुड़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन वाले बॉन्ड है। यहां पर आप देखें ओ एच एक बॉन्ड ये हो गया, एच और ओ एक बॉन्ड ये हो गया। यहाँ पर लिखा है 1/2 और ओ, तो हम कह देंगे 1/2 O2 है। और O2 किस तरह बॉन्ड बनाता है? ओ डबल बॉन्ड ओ, इस तरह बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, वो 496 गिवन है। और ओ, ये ओ और ओ, इसकी वैल्यू गिवन है 146, ठीक है। किसकी वैल्यू गिवन नहीं है? ओ एच की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ओ एच की वैल्यू गिवन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। लेक्चर्स अगर लिए हुए हैं ना आपने, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखो, और एच का जो बॉन्ड है ना, उसकी एनर्जी होती है 484, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन की भी, बॉन्ड टूटने की भी, और फिर और बॉन्ड दोबारा फॉर्मेशन की भी, ये एनर्जी ये होती है 484। बस फर्क सिर्फ ये होता है, एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव होता है। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है उस टाइम एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है उस टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक में नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एक में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। बस यही फर्क है, लेकिन एनर्जी की वैल्यू ना सब में सेम होती है, याद रखना है बात भी। बड़े पते की बात बता दी आप लोगों को। किधर गया ये रहा। ठीक है, डाटा समझ आ गया क्या है? अब इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। इस तरह आंसर तो लगा लें हम, कोई मसला नहीं है, लेकिन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर बात चलेगी ना आगे। चलो जी, प्रॉपर सॉल्व करने की इसको हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इंथैल्पी का आंसर हमने निकालना है, फाइंड द इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का आंसर निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रोकन माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड ब्रोकन कहाँ होगी? रिएक्टेंट्स में होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होगी? वो होगी प्रोडक्ट्स के अंदर। ये फॉर्मूला जो है ना, आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बॉन्ड ब्रोकन वाली जो एनर्जीज हैं उनको फाइंड करते हैं। वहां पर क्या है? OH का बॉन्ड है, OH का बॉन्ड है, दो OH के बॉन्ड है और एक OO का बॉन्ड है, ठीक है ना। OO की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, और OH की जो वैल्यू है ना, वो अभी अभी हम देख के आए हैं, वो 484 है। तो हाँ ठीक है, 484 ही पढ़ के आए थे ना अभी, हाँ बिल्कुल ऐसी है। पर अब हम देखते हैं बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं जिस केस में, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना, वो इस तरह है कि हमारे पास O और O का जो बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड O, उसकी वैल्यू है 146 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये गिवन है। O और O की, O बॉन्ड O की ये गिवन है, और O डबल बॉन्ड की वो ये गिवन है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब क्या है, ये हमने निकाल लिया। अब OH और OH, ये दो OH हैं, लेकिन हम लिखते हैं पहले OH की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी है? 484 किलो जूल पर मोल। ये पर मोल वगैरह अब नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि जगह बहुत कंज्यूम कर रहा है, बस समझना किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब इसका रिएक्शन, अगर इस पूरे रिएक्शन की बात करें ना, हमारे पास ये दो हैं और ये एक है, OH दो हैं और वो एक है। तो अगर हम O सिंगल बॉन्ड O की बात करें, तो हम कर देंगे 1 × 146, ठीक है ना, ऐसे ही लिखूंगा ना। प्लस OH कितने हैं? दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो लिखेंगे हम 2 × 484, ठीक है। इसको सॉल्व सोल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा ना, वो इसका आंसर आता है, कैलकुलेट कर लूँ एक जरा मैं। 146 तो यही हो गया ना, प्लस 484 × 2, ये मेरे पास आ रहा है 968। इसको एडअप करेंगे तो 1114, इतना मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया किसका? बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं वहां की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हमने, ठीक है ना। एनर्जी की वैल्यूज फाइंड कर ली है। जाहिर सी बात है, इतनी एनर्जी इन्होंने सराउंडिंग से ली है और अपने बॉन्ड्स को ब्रेक किया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन वाली बात करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है? एक OH ही है, एक OH ही है। OH की वैल्यू हमने वैसे ही यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। ये 1/2 हाफ आ गया, और O2 यहाँ पर लिखा हुआ है। और O2 किस तरह बॉन्ड होता है? O डबल बॉन्ड O। इसकी जो वैल्यू है ना, वो गिवन है कितनी? 496 गिवन है, ठीक है।
अगर मैं इसी तरह इसी को अरेंज करके लिखूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, 2 × 484, ठीक है ना। ये ओ एच की एनर्जी कितनी है, 484 ही है ना, यहाँ पर लगाई थी जो हमने, और ये ओ एच यहाँ पर भी है, तो 2 OH हो गए। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करूंगा, और यहाँ पर ये प्लस लगाया मैंने, और ये 1/2 लिखूंगा, हाफ। और O2 जो है यानी कि O डबल बॉन्ड हो, इसकी एनर्जी है 496, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। कैलकुलेट करने के बाद मेरा इसका जो आंसर है ना वो है 968, जो अभी यहाँ पर निकाला था हमने, सेम वही है, प्लस 496 जो है ना, इसको डिवाइडेड बाय अगर 2 करें तो इसका आंसर आ रहा है 248। तो रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा 1216। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, ये फॉर्मूला था एंथैल्पी का, लगा लेते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रोकन। बॉन्ड ब्रोकन की जो एनर्जी है वो ये थी 1114, और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी क्या थी, -1216। रिजल्टिंग इसका आंसर निकालते हैं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 - 102। ठीक है, -102 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ जब माइनस में आंसर आएगा, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। जब हमारे पास डेल्टा एच का आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, उसका जवाब आपने देना है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। चलते हैं हम आगे आखिरी एमसीक्यू की तरफ। कहता है कि व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अगर। कार्बन जो है ना इन द फॉर्म ऑफ डायमंड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और डेल्टा एच जो है ना वो उसकी वैल्यू गिवन है -3, माइनस में गिवन है, तो हम समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा जी, अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि हम पढ़ते हैं कि पहली ऑप्शन क्या इसका आंसर बन सकती है। कहता है ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, कार्बन डायमंड से क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो पहला ऑप्शन कहता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। ये बात ना बिल्कुल गलत है। ग्रेफाइट जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है डायमंड की निस्बत अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, हम ये बात करेंगे कि ये जो ऑप्शन है हमारी, बल्कि ये ऑप्शन हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है। ज्यादा ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है कि नॉर्मल कंडीशंस पे विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। डायमंड, अगला ऑप्शन हमारे पास कहती है कि डायमंड हैज स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। अच्छा, कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि जो डायमंड है ना उसका कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका रिजिड 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको मजबूत बनाता है, हार्ड बनाता है कि वो इजिली टूटता नहीं है। लेकिन यही जो बात है ना, अगर हम इसी बात को मान लें, लेकिन ये बात को हम मान लेते हैं, चलो ठीक तो है, कम से कम ये बात, लेकिन ये रिएक्शंस की नेचर को डिस्कस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। अब ऑप्शन जो सी है हमसे कहती है द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ना डायमंड का, ग्रेफाइट की हम बात करें कि डायमंड की निस्बत ना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और डायमंड का जो है ना वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसकी बिना पर इसको ना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि ये टूटे, डायमंड टूटे और टूट के कन्वर्ट हो किस में, ग्रेफाइट में। क्या होता है रिएक्टेंट्स में, क्या होता है, बॉन्ड्स क्या करते हैं, आपका जवाब होगा कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। और प्रोडक्ट्स में क्या होती है, प्रोडक्ट में यही होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ही इतना हार्ड और रिजिड है, तो किस तरह जो है ये आसानी से टूटेगा, किस तरह आसानी से टूटेगा ये और फिर अपने आप को कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब भी यही होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। जब एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी तो ये रिएक्शन उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब आगे जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ यही ऑप्शन ठीक लग रही है, तो फिर अगले को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।